आशियाना उत्सव पॉडकास्ट 2.0 में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अनुभव 2.0 जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए और उनके द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान और मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के सहयोग से संचालित और प्रोत्साहित किया गया है। अनुभव 2.0 परियोजना की परिकल्पना और डिजाइन डॉक्टर आर श्रीधर द्वारा की गई है और इसे आशीष तिवारी, पूजा ओबराय मुरादा, साई सुधा और कौशल्या का समर्थन प्राप्त है। हेलो दोस्तों, आप अनुभव 2.0 सुन रहे हैं। मेरे प्यारे श्रोताओं, आपको मेरा नमस्कार और आप हमारे साथ हमेशा जुड़ते हैं, इसका आभार। आज मेरे साथ जुड़ी हैं दो बहनें और मालूम है श्रोताओं, ये दोनों डॉक्टर हैं। ये दोनों डॉक्टर हैं और ये अपने अपने अनुभव आपसे शेयर करेंगी। तो मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर सुमन को इनका नमस्कार और रीटा गुप्ता नमस्कार। रीटा जी यूके में डॉक्टरी करती हैं और डॉक्टर सुमन गोइनका हिंदुस्तान में। तो आपका आभार, तहे दिल से स्वागत। और आप हमारे श्रोताओं को पहले सुमन जी, हम आपसे बात करें ज़रूर, क्योंकि आपकी छोटी बहन है। हाँ जी जी, तो आप बड़ी बहन। हाँ तो आप पहले तो बताएं कि आप किससे इंस्पायर्ड हुई डॉक्टरी करने के लिए? मेरे डॉक्टर बनने का पूरा श्रेय और पूरा इंस्पिरेशन जाता है मेरी माता जी को। वाह जी, उन्होंने बचपन से सिर्फ एक ही सपना देखा था कि मेरी ये लड़की डॉक्टर बने। क्या बात तो है। शायद मैंने उनका ही सपना पूरा किया। क्या बात है। तो माँ बहुत खुश हुई होंगी। मेरी माँ बहुत खुश हुई क्योंकि उनके मन में सिर्फ ये होता था कि मेरी लड़कियाँ अपने पैरों पे खड़ी हों, इंडिपेंडेंट हों। ये उनका, और जिस जमाने में हम पढ़े हैं उस समय बहुत कम ऑप्शंस होते थे, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, शायद यही ऑप्शंस होते थे जी। और आज विमेंस डे भी है। हाँ तो जी, आप दोनों को विमेंस डे की बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत थैंक यू वेरी। अच्छा, तो रीटा जी आप बताएं, आप इनकी छोटी बहन हैं और आपने भी डॉक्टरी करी, तो आप किससे इंस्पायर्ड हुई? मैं एक लंबी कहानी इसके लिए सुनाना चाहती हूँ जी। मेरी जो भी आज मैं अपनी ज़िंदगी में हूँ उसका सारा श्रेय मैं अपनी माँ को देती हूँ। क्या बात है, क्या उन्होंने बात है। जो भी किया मेरे बहुत साथ, मुबारक आपकी माँ को जहाँ भी वो हैं। जी, उन्होंने मेरे साथ इतनी मेहनत करी कि जो मैं आज भी कुछ हूँ, जो भी संस्कार हैं, जो प्रोफेशनल लाइफ है, सब उन्हीं के भरोसे है। बहुत खूब, बहुत खूब। लेकिन इंस्पिरेशन की बात है, सबसे अच्छी चीज़ मेरे पेरेंट्स की ये थी, वो चाहते थे कि हम इंडिपेंडेंट होएं जी, लेकिन बहुत ही खुले उससे था कि चाहे हम जो प्रोफेशन चूज़ करना चाहें जी, कि उनकी ये था कि चॉइस तुम्हारी है, ब्लेसिंग हमारी है। बहुत। तो दोनों का जो मिश्रण था वो कामयाबी पे आपको लेके गया। जी, उन्हीं की प्रेरणा थी जी। लेकिन कभी टीचर बनना चाहती थी क्योंकि टीचिंग का तो मुझे अभी भी बहुत पैशन है, शौक है जी। और मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट था, तो इसलिए इंजीनियर भी बनना चाहती थी। क्या बात है। और दूसरी बात यह है कि हमारे ब्रदर्स और सिस्टर्स ने और हमारे कज़न्स सब ने मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ट्राई की थी जी, लेकिन कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ था जी। लेकिन पहली बार हमारी सुमन जी
क्या बात उसके लिए उन्होंने रात दिन मेहनत करी और सक्सेसफुल की। सुमन तो हमारे लिए हमेशा से बहुत अच्छी इंस्पिरेशन थे। बहुत खूब। तो ये हुआ कि अगर ये पास कर सकती एग्ज़ाम तो मैं तो आराम से कर लूँगी। इतने उससे साथ था और भगवान के भरोसे में यही था, माँ की इच्छा थी डॉक्टर। बहुत खूब, बहुत खूब। तो सुमन जी, आपने हमेशा इंडिया में ही अपनी डॉक्टरी करी? क्या क्या करा आपने? कैसी जर्नी थी एज अ डॉक्टर? देखिए, जब शायद किसी को इस बात का विश्वास नहीं होगा, लेकिन जब मेरा मेडिकल में सिलेक्शन भी नहीं हुआ था, तब से मेरी चाह थी कि मैं किसी गांव में जाके प्रैक्टिस करूं। क्या बात है। तो जब मैं मेडिकल कॉलेज से निकली तो एक आप कह सकते हैं इंसिडेंटली मिली या नोन टू, एक बुजुर्गवार थे, उनकी वहाँ पर प्रॉपर्टी थी। राजस्थान में एक छोटा सा गांव है खेतरी, जूनपुर डिस्ट्रिक्ट में। जी जी बिल्कुल है। वहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी है। उसी से 10 किलोमीटर अहेड एक छोटा सा टाउन है, खेतरी टाउन, जो राजाओं की जागीर थी जी। तो वहीं पे उनकी ओल्ड प्रॉपर्टी थी और उन्होंने उसको कुछ बनाना चाहते थे। मेरी इच्छा थी, शायद मेरी डेस्टिनी में यही था, मैं वहाँ पहुँच गई। मैंने फिर पूरा टाइम वही चैरिटेबल हॉस्पिटल में एज अ गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस की। बहुत खूब, बहुत खूब। तो रीटा जी, आप बताएं कि आपकी जर्नी कैसी थी? आपने कहाँ से शुरुआत की, पहले तो ये बताएं। मेरी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही। इंडिया में मैंने MD पीडियाट्रिक्स करके यहाँ पर 3 साल बहुत सारे अस्पतालों में काम भी किया। पीडियाट्रिक्स, अब बच्चों से लगाव था आपका? शुरू से ही जी। वो तो जैसे ही मेडिकल कॉलेज में जब हम लोग की पोस्टिंग स्टार्ट होती है जी, तो मैं प्रोफेसर SN मेहरोत्रा का नाम और एहसान ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल सकती जी। वो उन्होंने इंस्पायर किया था पीडियाट्रिक फील्ड को चूज़ करने के लिए जब मैं अंडर ग्रेजुएट थे। अच्छा। तो वही चूज़ किया, लेकिन उसके बाद शादी होने के बाद जब मैं UK चली गई। अच्छा, आप UK चली गई? UK चले गए तो वहाँ पे मुझको फिर से सारा प्लैब एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए सारे सब्जेक्ट्स बेसिक पढ़ के MRCP एग्ज़ाम पास करके पीडियाट्रिक्स की जब फिर से ट्रेनिंग करनी पड़ी तो मैंने अपनी फील्ड को चेंज किया। तो एक्यूट पीडियाट्रिक फील्ड के बजाय मैंने न्यूरो डिसेबिलिटी फील्ड को चूज़ किया। क्या बात है। उसमें जो इन बच्चों को किसी भी तरह की डिसेबिलिटी हो, कि फिज़िकली उनको कोई ख़राबी हो, जैसे सेरेब्रल पॉल्सी है, या मानसिक उनको पूरा डेवलपमेंट जिसका नहीं हुआ है, जिनको लर्निंग प्रॉब्लम है या डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है या एपिलेप्सी है, सो आई चूज़ दोज फील्ड्स। तो मतलब आप बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं। और ये एक मुझे लगता है UK में तो मुझे ज़्यादा अनुभव नहीं है, पर मैं बहुत कुछ सुनती हूँ। पर हिंदुस्तान में तो जिनके बच्चे डिसेबल्ड होते हैं वो हताश हो जाते हैं, तो क्या वहाँ पे भी पेरेंट्स परेशान होते हैं? मैं पेरेंट्स को बहुत ही दाद देती हूँ जिनके बच्चों की लर्निंग डिफ़िकल्टी और ऑटिज़म हो, उनको लुक आफ्टर करना। लेकिन इंडिया के कंपैरिजन में वहाँ पे बहुत कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि अंडर NHS उनको कोई अभी NHS क्या है थोड़ा बताएं। सॉरी, नेशनल हेल्थ सर्विस। जैसे यहाँ पे हेल्थ सर्विस, जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पे नेशनल हेल्थ सर्विस है फ्री। उसके लिए पेरेंट्स को किसी को भी कोई पैसा नहीं देना पड़ता। तो जैसे यहाँ पे मैं सुनती हूँ कि लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है, उनको खुद व्हील चेयर लानी है या बच्चों के लिए स्पेशल शूज़ लाना है या इक्विपमेंट लाना है, वहाँ सब कुछ उनको फ्री मिलता है। क्या बात है। तो मतलब आप जो एक सोसाइटी के लिए कर रही हैं वो इतना बेहतरीन काम कर रही हैं, क्योंकि जो सक्षम बच्चे हैं जिनको कोई डिसेबिलिटी नहीं है वो तो कुछ अपने से और कुछ आगे निकल जाते हैं, पर ये जो एक वेरी स्पेशल बच्चे हैं, आप इनके साथ बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बहुत बहुत मुबारक आपको। अब सुमन जी के साथ हम थोड़ी सी और बात करें। आपने कहा आप ये चैरिटेबल हॉस्पिटल में एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, तो अब आप ये बताएं कि गांव में आप कह रही छोटा सा शहर, थोड़ा मतलब गांव से थोड़ा सा बड़ा, तो यहाँ पे किस तरह के चैलेंजेस आपके पास आते हैं? जब मैं शुरू में गई 88 में, अच्छा 1988 में मैंने इस अस्पताल की शुरुआत की थी और मैंने ही शुरुआत की थी जी।
वहाँ पे तो कंसेप्ट ही नहीं था, कोई रिवाज ही नहीं था कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करानी है, सब होम डिलीवरी। और वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन कराना तो टैबू माना जाता था। अच्छा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा मैं लोगों को समझाने के लिए, हॉस्पिटल डिलीवरी कराने के लिए। दूसरा एक जो बहुत बड़ी परेशानी सामने आई कि हर एक को हमेशा लड़का ही चाहिए, चाहे पहला बच्चा हो जी, फिर भी लड़की हो जाएगी तो सास के लिए तो जैसे घर में कोई मातम आ गया है। ओह गॉड। तो इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़े और कोशिश करने से मैंने ये पाया कि मैंने ये बहुत बड़ा बदलाव वहाँ पे लाया। अच्छा। और फिर हमारे पर मंथ डिलीवरी 100 से भी ऊपर चली गई थी। अच्छा, जो आने को पहले तैयार नहीं थे। बिल्कुल आने को तैयार नहीं थे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के भी डाटा बढ़े थे, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आते थे क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट बिल्कुल नेग्लिजिबल चार्जेस पे था जी, और देखभाल अच्छी होती थी। और मैं सिंगल हैंडेड अकेली थी, बच्चे भी संभालती थी, माँ को भी संभालती थी जी, ज़रूरत पड़ती थी तो खाना वाना भी खिलाती थी जी, क्योंकि लड़की सुन के कई बार घर वाले छोड़ के ही चले जाते थे। क्या बात है, क्या सच्ची। तो ये तो बहुत दुखद बात है। इट वाज अ स्ट्रगल। तो आपका ये बहुत बड़ा चैलेंज था। बहुत बड़ा चैलेंज था। लोग घर में कई बार जैसे मिड टर्म एबॉर्शन वगैरह किसी को हो जा रहे हैं, ब्लीडिंग हो रहा है, शर्म के मारे बता नहीं रहे हैं, और कई में ऐसे ब्लीड करते करते डेथ तक हो जाती थी, वो लोग हॉस्पिटल ही नहीं लेके जाते थे। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है वहाँ जाने के बाद ये बहुत बड़ा चेंज मैं ला सकी और लोगों को मैं मोटिवेट कर सकी कि हॉस्पिटल में आ सकूं। जी। रीटा जी, आप बताएं कि आपकी जो फील्ड है, आपने कहा आप डिसेबिलिटीज़ के साथ और लर्निंग डिसेबिलिटीज़, फिज़िकल एंड मेंटल डिसेबिलिटीज़ के बच्चों के साथ काम करती हैं, तो आपके भी बहुत सारे चैलेंजेस आपके सामने आते होंगे। वो किस तरह के चैलेंजेस? सबसे बड़ा चैलेंज करंटली NHS में है वेटिंग टाइम। क्या बात कर रही हैं आप? तो जैसे यहाँ पे इंडिया में सारा प्राइवेट कंसल्टेशन है मेजॉरिटी। जी जी जी, कोई वेटिंग टाइम नहीं। हमारे यहाँ बिकॉज इट्स एवरीथिंग इज़ फ्री, तो वहाँ पर जब भी रेफरल आता है उसके बाद हमें उसी अकॉर्डिंगली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबको देखना पड़ता है। दूसरा चैलेंज ये है कि हम लोग का जो डिमांड है उतनी करंटली कैपेसिटी नहीं है डॉक्टर्स की, थेरेपिस्ट की, क्योंकि जिस तरह से हम लोग डिसेबिलिटी एनवायरनमेंट में काम करते हैं जी, डॉक्टर अलोन कुछ नहीं कर सकता जी, आप लोग तो सिर्फ डायग्नोसिस कर सकते हैं जी जी, आपको पूरी टीम के साथ एब्सोल्युटली इंक्लूडिंग एजुकेशन, क्योंकि वहाँ पे स्पेशल नीड्स स्कूल्स होते हैं या मेन स्ट्रीम स्कूल में भी जाते हैं, तो बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग उनको उसी तरह की हेल्प मिलती है जी। तो उसके लिए हम लोग के पास बिगेस्ट चैलेंज है। और दूसरा चैलेंज पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से कि उनको रात दिन उस बच्चे को लुक आफ्टर करना है जी, बिल्कुल। तो उसके लिए पेरेंट्स के लिए बहुत चैलेंजिंग है कि उनको एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत है। तो कभी कभी जैसे अभी हमने बताया, जैसे डॉक्टर, थेरेपिस्ट, एजुकेशन ये पार्ट ऑफ द टीम है, इसी तरह सोशल सर्विसेज भी पार्ट ऑफ द टीम है जी, क्योंकि वो उन पेरेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो आई विश हमारे पास इनफिनाइट रिसोर्सेज होते, अनएंडिंग रिसोर्सेज होते कि इन पेरेंट्स को सब कुछ मिल सकता। और दूसरा सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग डिसहार्टनिंग चीज़ है कि अभी भी साइंस इतनी एडवांस नहीं हुई है जी। जेनेटिक स्टडीज़ बहुत चल रहे हैं, रिसर्च चल रहे हैं, लेकिन बहुत से बच्चों में हम अंडरलाइंग कॉज नहीं आइडेंटिफाई कर सकते तो कि किस कारण से उनको ऐसे है जी, जी, जब आपको कारण नहीं पता तो आप सोच सकते हैं कि ट्रीटमेंट नहीं है। क्या बात करी आपने। मगर रितु जी, आप मुझे एक मतलब एक संदेश डॉक्टरों को आप अपनी तरफ से दें, तो फिर हम सुमन जी से संदेश लेंगे। मेरे लिए तो यह है कि जैसे आप जितना कुछ कर सकते हो पेरेंट्स के लिए जी और बच्चों के लिए करते रहो, क्योंकि हम लोग अगर छोटा सा भी उनके लिए कुछ कर सकते हैं, जबकि हम ट्रीट नहीं कर सकते, क्योर नहीं कर सकते, लेकिन हम बहुत तरह से सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। वो बहुत बड़ी चीज़ है, वो बहुत पेरेंट्स के लिए और अपने आप के लिए भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो डॉक्टरों से आप कहना चाहेंगी कि
आपको कोशिश करते रहना चाहिए हमेशा। साइंस इज एडवांसिंग, हमारे पास ट्रीटमेंट होएगा। क्या बात है, बहुत खूब। तो जो हमारे यंग डॉक्टर श्रोता सुन रहे हैं, तो रीटा जी ने बहुत अच्छी बात की। सुमन जी, आपसे भी जरा हम डॉक्टरों को एक संदेश दे दीजिए। मैं जो भी संदेश दूंगी उसमें शायद लोग मुझे आजकल की यंग जनरेशन कहे कि ओल्ड थॉट हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी, ऑब्स्टेटिक स्पेशली, गायनी नहीं, ऑब्स्टेटिक एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें आपको ट्राई करना चाहिए, प्रयत्नशील होना चाहिए और थोड़ा एथिकल होना चाहिए। सब चाहते हैं नॉर्मल डिलीवरी, तो बच्चों थोड़ी मेहनत करो, कोशिश करो, अपना समय दो और उनको बायस्ड होके ओपिनियन मत दो। जो भी ओपिनियन दो वो फेयर होना चाहिए। क्या बात है, दैट इज व्हाट माय। बहुत खूब। तो आप दोनों बहनें बहुत सैटिस्फाइड दिख रही हैं कि आप अपने प्रोफेशन से भी खुश हैं और आप सोसाइटी में बहुत कुछ कर चुकी हैं, आप अभी तक कर रही हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद और आभार। और मैं चाहती हूँ कि और भी जो हमारी यंग लड़कियाँ सुन रही हैं वो भी आपसे प्रोत्साहित हों और डॉक्टरी करें। थैंक यू अमिता जी। तो आप अभी आशियाना उत्सव भिवाड़ी से ये कार्यक्रम सुन रहे थे। इस कार्यक्रम की संख्या थी 128 और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त अमिता शॉ। तो अब आपका प्यार भरा नमस्कार और आप दोनों को भी नमस्कार। थैंक यू। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूँ इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार। हम सीनियर्स, 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 हा हा हा, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स।